बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं ज़ैन अली और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो है वो सुबह एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर आई कि जब जज अरशद मलिक साहब जो हैं वो रज़ाई इलाही से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज अरशद मलिक साहब की जो एक तारीख़ी फ़ैसला है उनका अल अज़ीज़िया केस का रेफरेंस का कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाई थी, इस बड़े अहम मौजू पर मुझे आज मुबश्शिर लुकमान साहब से बात करनी है, चूँकि कुछ दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जनाब वक़ार सेठ साहब का जब इंतकाल हुआ था, तब भी हमने बड़ी बदकिस्मती है कि इन अमवात को जो है वो हम मुतनाज़ा बना रहे हैं। साथ ही साथ एक सियासी जो डेवलपमेंट है वो बड़ी अहम है कि बाज़ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा को ये मशवरा दिया है कि आप उस एक्सटेंड पे ना जाएं, यानी जो वो बयानात नवाज़ शरीफ साहब या मरीम साहिबा की तरफ से आ रहे हैं जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। फिर कल मुबश्शिर लुकमान साहब ने ख़बर जो है वो ब्रेक की थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफ़े दे सकती है। तो आज सुबह से ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून भी इस्तीफ़े दे सकती है। मुबश्शिर लुकमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे तजिया लेते हैं। मुबश्शिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? सर अल्लाह का शुक्र। सर, एक तो बड़ी अफसोसनाक खबर सुबह जो जज अरशद मलिक साहब सब ने जाना है, लेकिन बड़ा अफसोसनाक सर रद्द अमल सामने आ रहा है। लेकिन बात यह है, मैं आपको बताऊं, सॉरी कथा कलामी हो रही है कि आपके आने से पहले और कैमरों के लगने से पहले मैं और राव वैस यही बात कर रहे थे कि मेरे अपने घर में पता नहीं कितने लोग हैं जिनको कोविड हो चुका है। मेरे अपने 4 क्लास फेलोज़ जो हैं वो इस साल कोविड की वजह से अल्लाह के पास चले गए हैं। हमारे अपने अजीज़ों में बहुत ज़्यादा बात हुई हैं। बहुत जब हमने फातिहा खानी पे गए हैं हम लोग, कंधा दिया हमने कई जगहों पे जाके, तो उसको अब ये कहना कि जनाब ये बचना था और इसने नहीं बचना था या इसको बचना चाहिए था, ये इसमें कॉन्स्पिरेसी है, तो ये एक छोटे दिमाग की निशानी है। जब आपने खुद जो कहा, आपने बड़ा अच्छी बात की कि रज़ा इलाही है, कि जब अल्लाह की रज़ा आ गई तो फिर तो वो जो रात कब्र में है वो रात बाहर नहीं हो सकती। ये तो हमारा ईमान बिल्कुल ऐसे ही। अब सच्ची बात यह है कि इसके ऊपर भी लोग अगर पॉलिटिक्स करनी है, कॉन्स्पिरेसीज करनी है तो करते रहें, फिर उनको तो हम समझा नहीं सकते, ना उनको कोई भी समझा सकता है। लेकिन ये एक इंतहाई दुख की बात होगी। लेकिन ये है, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। नहीं सर, ये क्या है? ये झूठा घटियापन है। 5th जनरेशन वॉरफेयर में या तो पहले बता देना कि इन्होंने मरना था, कि जी ये मर सकते हैं या इनके साथ कुछ हो सकता है, ये वो, तो फिर तो हम मान लेते ना। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कितने लोग हैं जो हुकूमत मुखालिफ हैं और वो ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि कोरोना फ्री भी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह उनको कोरोना फ्री भी रखे, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को भी आप बीमारी को तो नहीं विश करते, तो उनके मतलब क्या कहेंगे फिर? यहाँ तो मौलाना खादिम रिजवी साहब का इंतकाल हुआ तो उस पर भी मौलाना खादिम रिजवी का तो था, और वो देखें मौलाना खादिम रिजवी जो हैं उनके तो घर वालों ने बताया कि उनको कई दिन से बुखार था और उनको सिम्टम्स थे। तो इसमें तो हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। एक वबा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। 2 मुल्कों का तो मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वज़राए आज़म भी फौत हो चुके हैं, और बड़े बोरिस जॉनसन बीमार हुआ, फ़लाँ बीमार हुआ, फ़लाँ मेरे घर में हुए, आपके घर में हुए, जानने वाले हुए। हर चैनल पे हमारे यहाँ जो है वो बड़ी मेजर केसेस आए, नंबर ऑफ केसेस। उसको हमको कॉन्स्पिरेसी कहेंगे कि यार ये इस चैनल पे क्यों आए और इस चैनल पे क्यों नहीं आए? पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, दुनिया भर में लाखों केसेस यार हैं। हमारा तो हम मानने को तैयार ही नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि 50,000 तो इसलिए है कि वो टेस्ट उतने हुए। बिल्कुल ठीक। अगर टेस्ट ज़्यादा तादाद में हो तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बताते ही नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि उनको बुखार होता है, उनको कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनको पता होता है, वो घर में ही बैठ जाते हैं, पैनाडोल्स खाना शुरू हो जाते हैं, और एजोमैक्स का पता चल गया लोगों को, एक वो दवाई खाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ डेथ्स वो रिकॉर्ड हो रही हैं जो या हॉस्पिटल्स में होती हैं या मेडिकल वो जो टीम है उनके सामने होती हैं, और वो कॉज ऑफ डेथ लिख रहे होते हैं। वरना तो नेचुरल एलिमेंट कह के भी बड़े लोग हम यानी फौत हो चुके हैं। तो पता नहीं, लेकिन इस पे कॉन्स्पिरेसी करना तो बड़ी छोटी बात है। बिल्कुल ऐसे ही ज़ाहिर है, जब जो शख्स चला जाता है उसके लवाहिकीन पर क्या गुजरती होगी, वो भी हम लोगों को सोचना चाहिए। मुझे लगता है एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा को कहीं मशवरा दिया है
जो अभी वो परोल पे बाहर आए हुए थे कि आप जो हैं उस हद तक जाएं जहां से वापसी मुमकिन हो। तो लेकिन इसके बाद एक नई खबर आपको दे देता हूँ। अच्छा, ये 5 दिन की पेरोल पे शहबाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें और जमातों के भी लोग हैं, और उन जमातों के जो PDM का हिस्सा नहीं है, जैसे जमात इस्लामी भी है, जैसे और भी हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने बस सर पकड़ के अपने 2-4 करीबी दोस्तों के आगे ये बात की है कि अगर भाई साहब ने फैसला कर लिया कि मरियम ने उनकी यानी उनकी खिलाफत संभालनी है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, तो मैं तो अपने भाई के आगे तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, और उसके अलावा मुझे वोट नहीं पड़ना। यानी ये तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन ये है कि उनका फैक्ट्स ही यही है, कुछ लुब्बे लुबाब ये ऐसा ही है। लुब्बे लुबाब ये था। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि मरियम के हाथ में भागदौड़ होनी है, तो फिर मैं क्या इस पे करूं, जो हुक्म बड़े भाई का। तो इसका मतलब है कि वो इतने मसाइल हो चुके हैं उस घर में कि क़यादत तो मरियम नवाज़ को ही मिलनी है। और अब क्या कर रही है PMLN मरियम नवाज़ के अंडर, उनका बड़ा सिंपल एक फार्मूला, वो आपको समझ आ जानी चाहिए। और आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट से ये राब्तों में भी आ गए हैं PDM के लोग, और ख़ास तौर PMLN के लोग। उसकी वजह क्या है कि एहतसाब केसेस का बहुत जल्द अब फैसला होने वाला है। अच्छा, अब मैक्सिमम जो है 3 महीने तक फैसले सामने आ जाएंगे। अब PMLN जो है, आप उसकी मजबूरी समझें कि अगर 3 महीने के बाद शायद खाकान अब्बासी ने डिस्क्वालीफाई हो जाना है, या ख्वाजा आसिफ ने डिस्क्वालीफाई हो जाना है, या अगर एहसन इकबाल साहब ने डिस्क्वालीफाई हो जाना है, अगर साद रफ़ीक ने डिस्क्वालीफाई हो जाना है, तो PMLN अपने झंडे को, अपने मंशूर को लेके क्या करेगी। वो अभी जो ज़ोर डाल रहे हैं, खप डाल रहे हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं कि किसी तरह कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है रुक जाए। हुकूमत भले अभी PTI की रहे, कोई नहीं, इसको ना डिस्टर्ब करो, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल ठीक है। को विकेट पे खड़े रहेंगे तो स्कोर विकेट पे खड़े रहेंगे तो स्कोर भी होता रहेगा, टिक टिक करते रहेंगे, सिंगल सिंगल करते रहेंगे, हो जाएगा। तो अभी PMLN जो है वो फुल फोर्स, फुल थ्रॉटल आगे जाना चाहती है। और यही बात मैं अब आपके अगले सवाल को प्रीएम्प्ट कर लेता हूँ उसके अंदर, क्योंकि डव टेल कर रहा हूँ मैं उसको, कि हमने सुना था कि 12 को पीपल्स पार्टी जो है वो ऐलान करेगी कौमी असम्बली रेजिग्नेशंस के हवाले से, लेकिन करेगी नहीं, और करेगी वो मार्च में जाके। यानी 12 को उन्होंने क्या करना है कि टेक्निकली अपने चेयरमैन को इस्तीफे दे देने हैं, ये कर। PMLN सोच रही है कि 8 तारीख को कर दी है। अच्छा, 8 दिसंबर को, यानी अभी से चंद दिन के बाद। अच्छा, अब क्या है, अब रिवर्स हो गया। मौलाना फजल रहमान और जनाब आसिफ अली जरदारी मियाँ साहब को समझा रहे हैं, जो लंबी लंबी बातें हो रही हैं, फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, और हमारी राय है कि उसमें ये भी हो रही है बात कि वो ये समझा रहे हैं कि भाई जल्दबाजी ना करो, ये आखिरी पत्ता है। अगर इस पत्ते को हम इतनी पहले खेल देंगे तो हम नेगोशिएट क्या करेंगे, या हम किसी से बात क्या करेंगे। तो आई थिंक दैट सेंस विल प्रिवेल इवेंचुअली। और 13 तारीख को जो जलसे में होगा वो अनाउंसमेंट होगी कि हम इस्तीफ़े दे सकते हैं लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे, या लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे इस्तीफ़े आएंगे, तो तब लॉन्ग मार्च या उसकी जो चीज़ है वो आगे बढ़ेगी। अब देखना ये है कि PTI की हुकूमत को सपोर्ट की जाती है कि नहीं की जाती, कि वो ख़ुद से उसको डील करें अपने जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। और जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और अख्तर मैंगल और दीगर हजरात जो अपना नैरेटिव अपना चुके हैं पिछले 1.5-2 महीने में अभी तक, उसके बाद आसान नहीं है कि PTI को कोई चाहते हुए भी उस तरह की सपोर्ट कर दे। तो वो तो आप समझें कि PTI ऑन इट्स ओन है। तो अब सडनली PTI ने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा हम अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अब उसमें शराइत रख रहे हैं कि इसमें इस्तीफ़े की बात नहीं होगी और इसमें यह बात नहीं होगी। अरे बाबा, मुज़ाकरात पे आने तो ना मानना। लेकिन मुबशर साहब, आप हमने पहले भी देखा जब तहरीक इंसाफ ने असम्बली से इस्तीफे दिए थे, लगता नहीं है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि तब भी स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे। अभी भी अगर अपोजिशन इस्तीफे देती है तो इससे हुकूमत को क्या कोई क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जन्म ले सकता है? फ़र्क यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद लोग जो थे उस वक्त, वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते थे। नहीं देना चाहते थे। वो इमरान खान का फैसला था। और कुछ लोगों ने, बड़े बड़े सीनियर हमारे PTI के और उनके वज़रा का नाम आता है, उन्होंने जाके उस वक्त के जो स्पीकर नेशनल असम्बली थे अयाज सादिक साहब,
उनको पर्सनली कहा कि आप प्लीज़ होल्ड करें, अच्छा। हम मना रहे हैं, तैयार करें, या सादिक साहब से पूछ लें, वो खुद बता देंगे इस बात को। वरना लीगली एक मेरा ख्याल है टाइम फ्रेम होता है, और वो टाइम फ्रेम के बाद वो एप्लीकेबल हो जाती है चीज़। तो अयाज सादिक साहब ने जो एक लेजिटिमेट पॉइंट ऑफ व्यू जिसको उन्होंने सामने रखा और वो नहीं एक्सेप्ट किया, उनका जी मुझे जब इन पर्सन इस्तीफ़ा देंगे तो मैं सवाल करूंगा कि किसी के दबाव में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ताकि फिर मेरी कार्रवाई पूरी होती है। तो उस वजह से एक वो लीगल गैप बना रहा और वो बुरा। लेकिन अब जो है ना, अभी तक अगर हुकूमत ने ये ना मानने होते तो मेरा मतलब है और 10 जगहों पर डिस्कोर्स कर लेती, आके पॉलिटिकल डिस्कोर्स कर लेती, डायलॉग एंगेजमेंट कर लेती, तो फिर ये भी समझ आती बात। उन्होंने अभी तक कोई एफर्ट नहीं किया, ऑपोजिशन बैशिंग हो रही है बल्कि उल्टा। ठीक है। और ये वो वाली ऑपोजिशन नहीं है, ये सिर्फ 4 हलकों के लिए नहीं लड़ रही, ये पूरे इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। तो इनके लिए असेंबली माने नहीं रखती उस सेंस में, और ख़ास तौर मियाँ नवाज शरीफ के और फजल रहमान साहब के, क्योंकि वो असेंबली के अंदर खुद मौजूद नहीं। अब उनके नाम पे अगर 4 और लोग मौजूद है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं भैया सानू नहीं खेडन दे रहे तो तुम भी ना खेड। लेकिन वही साहब फिर एक सवाल आता है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाता है तो फिर क्या हुकूमत चली जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे, होगा क्या फिर? मुझे ये नहीं पता अभी, इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू से कि किस किस्म का प्रेशर हो रहा है। अभी ये नहीं पता कि प्रेशर अपोजिशन पे पड़ना है कि प्रेशर हुकूमत पे पड़ना है। वो जब फाइनल वो मोमेंट आएगी, वो पॉइंट इन टाइम आएगा, तो फिर आप और मैं राय दे सकते हैं कि जी इसमें लगता है हुकूमत स्नैप इलेक्शन की तरफ चली जाए, या अब इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व होना पड़े। ये भी तो हो सकता है ना, हुकूमत कह के जी 100 इस्तीफे आ जाए, हम 100 हल्कों में इलेक्शन करा लेंगे, हर जगह नहीं कराएंगे और इनकी कुछ सीटें जाएंगी, तो ये भी तो हो सकता है। अब लेट्स सी हु बैट्स द आईलेट फर्स्ट। फिर चूँकि हमारे यहाँ एक रवायत रही है तारीख़ में कि जब भी कोई ऐसा लॉन्ग मार्च, धरना या ओपोजिशन निकलती है तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जो है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हासिल होती है। तो पीडीएम को किस हद तक, या यूं कह लें कि किस लेवल तक जो है इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट मेरा नहीं ख्याल का, देखें ना पीडीएम का तो कई उसके जो लोग हैं उनका तो है ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौका स्टांस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की इतनी सपोर्ट ज़रूर होगी कि वो सुलह कराना चाहेगी, वो नहीं चाहेगी कि मुल्क में बदअमनी हो, मुल्क में इंतशार हो, और ऐसे मौके पे कि जब कोरोना भी है, कोविड भी है, मुआशी इस्तेकाम नहीं है, और आपका नेबर जो है वो बार बार धमकियां दे रहा है हमला करने की। अगले हफ्ते आप देखें ना कि इंडियन आर्मी चीफ जो है वो स्पेशल विजिट पे जा रहा है, सऊदी अरेबिया भी और यूएई भी, ये पहली बार हो रहा है। वरना इंडिया का जो कल्चर है उसमें डिफेंस मिनिस्टर जाएगा, आर्मी चीफ नहीं जाएगा। अब आर्मी चीफ के जाने का मतलब है कि कोई ब्रास टैक्स पे बात हो रही है ना, कोई नट्स एंड बोल्ट्स जो हैं उनको फिक्स करने की बात हो रही है। तो वो क्या, वो तो अभी पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि बड़ी सीरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द। तो ऐसे में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमारे दुश्मन को तो फ़ायदा दे सकती है, पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की स्टेट को तो नहीं फ़ायदा देगी। तो मेरा ख्याल है हर आदमी चाहेगा कि किसी ना डिफ्यूज़ हो। प्रॉब्लम जो है ना, हुकूमत नहीं मुझे सीरियस लग रही डिफ्यूज़ करने में। मुझे डायलॉग की तरफ नहीं आ रही। नहीं, हुकूमत किसी तरफ भी नहीं आ रही। हुकूमत का अभी तक एक ही नैरेटिव है कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, हमने एनआरओ नहीं देना। सुन लिया, हो गया, ना दो एनआरओ, व्हाट नेक्स्ट? अब सारों को तो एनआरओ नहीं मिल रहा ना पीएमएलएन में या पीपल्स पार्टी में, 2-4 लोगों के अलावा, तो बाकियों से तो आप बात कर सकते हैं ना। और एनआरओ तो आप तब देंगे ना जब अगला मांगेगा कोई एनआरओ। अभी तक तो आप ये तो बताएं कि आपसे मांगा किसने? बिल्कुल सही, अभी तक वही नहीं। तो ये बैशिंग हो रही है ना, बेसिकली तो बैशिंग हो रही है ना, कि मैं हुकूमत की साइड पे हूँ, मैं आपकी बैशिंग कर रहा हूँ, आप पीडीएम की साइड में आप मेरी बैशिंग कर रहे हैं। अभी तक तो यही हो रहा है। तो हुकूमत को कितना नुकसान हो सकता है जो रवैया अभी? नुकसान सिर्फ हुकूमत को होगा ना जी, जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है, नुकसान तो सिर्फ उसको होता है ना जिसके पास है ही कुछ नहीं। मौलाना फजल रहमान को क्या नुकसान है? वो तो किसी अवान में ही नहीं है, तो उनको सिर्फ फ़ायदा हो सकता है। एक आखिरी सवाल है मुबशर साहब, इस सारी सूरत हाल में जब हम सुनते हैं कि इमरान खान साहब अकाउंटेबिलिटी लेकर आए थे, पीडीएम निकल आई बाहर, इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करी या नहीं करी, अपार्ट फ्राम ऑल दिस गवर्नेंस कब ठीक होगी? गवर्नेंस का मामला हुकूमत के एजेंडे में है शामिल या नहीं है? आम आदमी ये सोचता है मुझे चीनी सस्ती मिलनी चाहिए, पीडीएम जितने मर्जी एहतजाज करे, मुझे रोटी कब सस्ती? मेरा ये ख्याल है कि इस हुकूमत से अच्छी गवर्नेंस की उम्मीद रखना ऐसा ही है कि मैं कहूँ कि ज़ैन अली जो है वो कितने दिन तक अच्छा न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाएगा।
क्योंकि मुझे कोई अप्रोच ही नहीं नज़र आ रही। मुझे आपको मैं बताता हूँ कि मैं आ रहा था दफ्तर तक तो मैं देख रहा था सड़कों पे कूड़ा कितना है, और ये तो हम सपोजिडली, ये नहीं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सपोजिडली पॉश इलाकों में है। बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे अगर कूड़ा तक साफ़ नहीं हो रहा, कराची का आप देख लें गंदगी का हाल क्या, पैच वर्क नहीं होता कराची में, एक सड़क ऐसी नहीं रही जिसमें खड्डा ना हो। बाकी पंजाब का भी आप हाल देख लें, बलूचिस्तान भी अपना रोना रो रहा है, KPK में भी लोग बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नेंस तो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करी ना, बिजली, पानी, आटा, चीनी, दवाई, कूड़ा करकट। अगर यही चीज़ें, मतलब कहते हैं कि जी हमने, आपको पता है लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अभी तक उन्होंने ठेका ही नहीं दे सके। कहते हैं जी पिछला वो ठेका जो है ना वो गलत था तो टेंडर कर लो, दोबारा नया दे दो, किसी और को दे दो, लेकिन दो तो सही ना, काम तो हो ना। अब वो पुराने की करप्शन के ऊपर अब नया काम भी रुका हुआ है, ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे तो अच्छी गवर्नेंस की उस वक्त तक उम्मीद नहीं है जब तक ऊपर के लोग ना एक दो बदले जाएं। बिल्कुल सही। ख़ास तौर पे अगर आपके वज़राए आला जब तक नहीं बदले जाते दोनों सूबों के, गवर्नेंस सही नहीं हो सकती। तो कैसे हो सकती है? द बक स्टॉप्स विद द टॉप मैन। इमरान खान साहब को भी तो इस बात का अदराक होगा कि गवर्नेंस जो है उसके मसाइल सूबों में अब जन्म ले रहे हैं, तो उनको भी तो कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। पता नहीं, मैं आई एम श्योर उनको इदराक होगा, और आई एम श्योर उनको ये भी पता होगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं उसके तदारुक करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जब एक सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं तो हम सिर्फ अच्छी बातें सुनते हैं, हमें ज़रा तनकीद कम सुनाई देती है, और जो सुनाता है वो शायद उतना अच्छा भी नहीं, वो फिर दूर हो जाता है। ठीक है मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया। जो तनकीद सुनाता है वो दूर हो जाता है। बड़े अच्छे नोट पे जो है मुबशर साहब ने इस प्रोग्राम को एंड किया। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप तक आप पहुँचती रहें, और अपने कमेंट्स भी दीजिए ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।